राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक औरत की कहानी। दोपहर के खाने के बाद जैसे ही आराम करने को लेटी, दरवाजे की घंटी बजी। डाकिया कई चिट्ठियां थमाकर गया, जिनमें एक रजिस्टर्ड पत्र पर नजर ठहर गई। शिवनगर से आई आरती नाम की किसी महिला की चिट्ठी थी, साथ में 20,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। दिल कुछ धड़कने लगा, कहीं कोई धोखा तो नहीं, क्योंकि आजकल तो बैंक के नाम पर बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। पर जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, आंखें नम हो गईं। आरती ने अपने कठिनतम दिनों में हमारी मदद के लिए आभार व्यक्त किया था और अब 10 साल बाद वही रुपए लौटा रही थी। उसने लिखा था कि वह खुद आकर देना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं हम पैसे लेने से मना न कर दें। कागज पर स्याही के शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे भावों का सैलाब ही उमड़ पड़ा था। मैं देर तक उसके नाम को टटोलती रही। आरती, कहीं सुना सा, जाना पहचाना सा। मैंने अपने पति से भी कहा कि ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी मेरे पति राजीव ने जैसे यादों की कोई गठरी खोल दी। सुनो मीना, ये कहीं वही लड़की तो नहीं जो बरसों पहले मुझसे पढ़ने आती थी? उनका इतना कहना था कि जैसे धूल जमी तस्वीर पर से हाथ फेर दिया गया हो, सब कुछ सामने आ गया। आरती, जो अपनी माँ सुधा के साथ हमारे घर बर्तन पोंछे का काम करने आती थी, एक दिन वह अकेली आई तो पता चला कि उसकी माँ बीमार है। कुछ दिनों बाद जब सुधा आई तो कमजोरी से कांप रही थी। मैंने हाल पूछा तो अचानक फफक पड़ी। बीबी जी, जिंदगी में कभी सुकून देखा ही नहीं। 5 बेटियां, हर रोज तानों की चोट, 4 को तो जैसे तैसे ब्याह दिया। अब आरती ही रह गई है, लेकिन ये पढ़ना चाहती है, सपने देखती है, और हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। मैं भीग गई उस एक माँ के दुख से। राजीव से बात की और उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊंगा उसे, जितना हो सकेगी इसकी पढ़ाई में भी मदद करूंगा और ट्यूशन भी फ्री पढ़ाऊंगा। राजीव की बात सुनकर आरती और सुधा ने राजीव जी के पैर छू लिए और बोली, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसके बाद आरती ने जी जान लगा दी। 10वीं अच्छे नंबरों से पास की, फिर सिलाई कढ़ाई सीखी। राजीव के बहुत जोर देने पर उसका दाखिला 11वीं में भी करवा दिया गया। उसके बाद आरती ने 12वीं की कक्षा भी अच्छे नंबरों से पास की। आरती आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर परिवार वालों की जोर जबरदस्ती के कारण सुधा को आरती की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। फिर धीरे धीरे सुधा ने थोड़ा थोड़ा करके आरती के लिए दान दहेज जोड़ा और फिर उसका विवाह कर दिया। अभी साल भर ही बीता था कि आरती एक बेटे की माँ बन गई। एक दिन अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लिए वह मुझसे मिलने आई। मैंने उसका चेहरा देखा तो सन रह गई। कहाँ वो चहकती सपनों से भरी आरती और कहाँ ये थकी हारी बुझी बुझी सी स्त्री, बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी। मैंने सुधा से पूछा, आरती खुश तो है ना? सुधा की आंखें झुक गईं, होठ कांप गए। फिर बोली, लड़कियां क्या चाहती हैं दीदी? एक कोना, थोड़ा सुकून, लेकिन जिंदगी तो उन्हें बस खूंटे से बांध देती है। सुधा तो इससे आगे कुछ ना कह सकी। फिर मैंने आरती की आंखों में झांका तो आरती की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह धीमे स्वर में बोली, क्या बताऊं आंटी जी, शादी के बाद के 2-3 महीने ही अच्छे थे, फिर सब बदल गया। पति शराबी निकला, हर रात नशे में धुत आता है, गालियां, मारपीट, और कभी कभी आधी रात को मुझे और मेरे बच्चे को घर से बाहर फेंक देता तो कभी मुझे कमरे में बंद कर देता। सास ससुर भी बस मुझे ही दोष देते हैं। मैं कई कई दिन तक बिना खाना पानी के पड़ी रहती हूँ, पर किसी को कोई परवाह नहीं। आरती की बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि जो आरती पढ़ने में इतनी होशियार थी, आज परिवार की बेवकूफ़ी के कारण किस कगार पर पहुँच गई है। उस रात मैं सो नहीं सकी। मन बार बार वही सवाल पूछता रहा, क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं, या कभी कभी अनजाने रिश्ते ही दिल से दिल को जोड़ देते हैं। आरती के दर्द ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया था।
और कुछ जोड़ भी दिया था। आज जब उसकी चिट्ठी में लिखा, आपने जो किया वो मैं कभी भूल नहीं सकती, तो लगा इंसान के छोटे छोटे कर्म भी किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगले दिन जब सुधा काम पर आई, मैंने उसे रसोई में चुपचाप बैठा पाया। हाथ मसाले पीस रहे थे, पर आंखें कहीं और थीं। मैंने धीरे से कहा, सुधा, आरती सिलाई कढ़ाई जानती है, पढ़ी लिखी भी है, उसे वापस मत भेजो, कम से कम अब तो नहीं। सुधा ने एक पल को मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकी हारी उम्मीद झलक रही थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। चुपचाप बर्तन समेटे और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर गई। रोज ऐसे ही वह काम पर आती और चुपचाप चली जाती, मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। एक हफ्ते बाद जब वह आई, तब उसने बताया कि आरती को फिर से उसके ससुराल वाले ले गए हैं। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रही, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जड़ कर दिया हो। कई महीने बीत गए। पता नहीं मेरा आरती से ऐसा क्या रिश्ता जुड़ा था कि उसका दुख मुझे अपना दुख लगने लगा था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? ये उसके अपने परिवार की बात थी। धीरे धीरे 1 साल और गुजर गया। एक दिन अचानक सुधा ने बताया कि आरती के दूसरे बेटे का जन्म हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं सुधा पर बरस पड़ी। तूने उसे फिर वहाँ क्यों भेजा सुधा? वो वहीं फर्श पर बैठ गई, सिर पकड़े। क्या करती दीदी? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। ना तो पैसा है और ना ही मेरे पास कोई सहारा। मैं तो खुद ही किसी की किराए की परछाई हूँ। मेरा मन आरती के लिए बहुत दुखी होता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही महीनों बाद आरती के परिवार वालों ने उसे उसके मायके भेज दिया, क्योंकि आरती की तबीयत बिगड़ चुकी थी। वह तीसरी बार गर्भवती थी, लेकिन आरती इतनी कमज़ोर थी कि इस प्रेगनेंसी को झेल नहीं सकी, और जिसके कारण इस बार बच्चा पेट में ही मर चुका था। जब सुधा ने मुझे आरती के बारे में बताया, तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई और मैं आरती से मिलने सुधा के घर चली गई। मैंने देखा कि वही आरती जो कभी मुस्कुराती थी, अब काली परछाई बनकर रह गई थी। तो मैंने उससे कहा, आरती, अब और नहीं, खुद को खत्म मत करो, कुछ तो सोच अपने लिए। तेरा शरीर इतना कमज़ोर है और तू लगातार बच्चे पैदा करती जा रही है। तू क्या बच्चा पैदा करने की मशीन है? एक काम कर, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, वहाँ तू अपना ऑपरेशन करवा ले, ये बच्चों का झंझट ही खत्म हो जाएगा। वो बहुत देर तक चुप रही, तो मैंने उससे पूछा, क्या फ़ैसला लिया तूने? उसने मेरी तरफ उदास आंखों से देखा और फिर बोली, फ़ैसले वहाँ होते हैं आंटी, जहाँ उन्हें कोई सुनता है और समझता है। मेरी बात की तो वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ मुझे ऑर्डर दिया जाता है, जो मुझे मानना होता है। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मेरा शरीर बेकार होता है, और नहीं मानती हूँ तो मेरे शरीर के मार मार कर चिथड़े उड़ा देते हैं। कुछ दिनों तक मैं रोज़ उसके पास उससे मिलने जाती रही और उसे रोज़ हिम्मत देती रही, रोज़ उसे ऑपरेशन के लिए बढ़ावा देती थी। मेरी कई कोशिशों के बाद उसने हिम्मत दिखाई और ऑपरेशन करवा लिया। अब वह अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी और कुछ काम करना चाहती थी। मेरे पति ने जब आरती की हालत देखी तो बिना कहे 20,000 रुपये देने को तैयार हो गए। कम से कम इससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, उन्होंने बस इतना ही कहा। अगले दिन हम लोग बैंक गए, उसका खाता खुलवाया। वो चुपचाप मेरे साथ खड़ी थी, जैसे कोई बच्ची पहली बार अपने नाम की पहचान देख रही हो। लेकिन किस्मत ने फिर से खेल खेला। हमें पटियाला जाना पड़ा। मेरी बहन के लड़के की शादी थी। हम 15 दिन बाद लौटे तो सुधा के घर ताला लटका था। पड़ोसन ने जो बताया सुनकर जैसे जमीन ही खिसक गई मेरे पैरों से। उसने बताया कि 1 हफ्ता पहले आरती का पति आया था और वह आरती को बच्चों समेत ले गया। वह बोला था कि आरती को आराम कराएगा, पर 2 दिन बाद ही अखबार में खबर आई कि आरती नाम की एक औरत ने 2 बच्चों सहित नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। वह औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब तक पता नहीं कि आरती जिंदा है या नहीं। उसके बाद से सुधा का भी कुछ पता नहीं है। तभी से उसके घर में ताला लगा हुआ है। पता नहीं वह भी बेचारी जिंदा है या मर गई। सुधा की पड़ोसन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और ऐसा लगा
जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। जैसे तैसे मैं दुखी मन से अपने घर लौटी। कैसी निढाल हो गई थी मैं उस क्षण, ये सब जानकर, और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। पर आज आरती का पत्र मिलने पर एक सुखद आश्चर्य का सैलाब मेरे चारों ओर उमड़ पड़ा है। साथ ही कई प्रश्न मुझे बेचैन भी करने लगे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि अगर आरती जिंदा है तो अब तक उसने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया। और भी कई सारे प्रश्न मेरे मन में थे जिनका समाधान मैं आरती से मिलकर करना चाहती थी। जब मैंने राजीव से अपने मन की बात कही तो मेरी बेचैनी को देखते हुए वह मेरे साथ शिवनगर चलने को तैयार हो गए। 1-2 दिन बाद जब हम पत्र में लिखे पते के अनुसार आरती के घर पहुंचे तो दरवाजा एक 12-13 साल के लड़के ने खोला, और यह जानकर कि हम आरती से मिलने आए हैं वह हमें बैठक में ले गया। अभी हम बैठे ही थे कि आरती आ गई। वही सादा सलोना रूप, हाँ शरीर पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था। आते ही वह मेरे गले से लिपट गई। मैं कुछ देर तक उसकी पीठ सहलाती रही, फिर भावावेश में डूबकर बोली, आरती, ये कैसी बचकानी हरकत की थी तुमने, नहर में कूदकर जान देने की। अपने बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा? कोई ऐसा भी करता है क्या? और बताओ, मोहित तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? बच्चों के बारे में पूछने पर वह एकाएक रोने लगी, फिर भरे गले से बोली, मोहित नहीं रहा आंटी जी, डूबकर मर गया। मुझे और राम को किनारे खड़े लोगों ने किसी तरह बचा लिया। आपके आने पर जिसने दरवाजा खोला था वो राम ही है। इतना कहकर वह चुप हो गई और कुछ देर शून्य में ताकती रही। फिर उसने अपने अतीत के सभी पन्ने एक एक करके हमारे सामने खोलकर रख दिए। उसने बताया, आंटी जी, एक ही शहर में रहने के कारण मेरी ससुराल वालों को जल्दी ही पता चल गया था कि मैंने परिवार नियोजन के उद्देश्य से ऑपरेशन करवा लिया है। इस पर वे भीतर ही भीतर गुस्से से भर उठे थे, पर ऊपर से सहानुभूति दिखाते हुए दुर्बल अवस्था में ही मुझे अपने साथ वापस ले गए। घर पहुंचते ही पति ने जमकर पिटाई की और सास ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर पीठ पर दाग दी। मेरे चिल्लाने पर पति ने मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले जाकर चीखा, तुझे बहुत पर निकल आए हैं जो तू अपनी मनमानी पर उतर आई है। ले, अब पड़ी रह दिन भर भूखी प्यासी अपने इन पिल्लों के साथ। इतना कहकर उसने आंगन में खेल रहे दोनों बच्चों को बेरहमी से लाकर मेरे पास पटक दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर चला गया। तड़पती रही थी मैं दिन भर जलन के दर्द से। ऑपरेशन के एक टांके कच्चे होने के कारण टूट गए थे। बच्चे भूख से बेहाल थे, पर माँ होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उनके लिए। इसी तरह दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। भविष्य अंधकार में दिखने लगा और जीने की कोई लालसा शेष नहीं रह गई थी। अपने उन्हीं दुर्बल क्षणों में मैंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। अभी पाँव फटी ही थी कि दोनों सोते बच्चों सहित मैं कमरे की खिड़की से, जो बहुत ऊंची नहीं थी, कूदकर सड़क पर तेजी से चलने लगी। घर से नहर ज़्यादा दूर नहीं थी, सो आत्महत्या करने को ही अंतिम विकल्प मानकर आंखें बंद करके बच्चों सहित कूद गई उसमें। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। राम को ऑक्सीजन लगी हुई थी और मोहित जीवन मुक्त होकर कहीं दूर बह गया था। डॉक्टर इस घटना को पुलिस केस मानकर बार बार मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे पति को यदि मेरे बारे में कुछ भी पता चल जाता तो मैं पुनः उसी नरक में धकेल दी जाती, जो मैं नहीं चाहती थी। तब मैंने एक सहृदय डॉक्टर अमर को अपनी आपबीती सुनाई और उनसे मदद मांगी। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने इस घटना को अधिक तूल न देकर जल्दी ही मामला रफा दफा करवा दिया और मैं पुलिस के चक्करों से बच गई। अब तक डॉक्टर अमर मेरे बारे में सब कुछ जान चुके थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी हर संभव मदद की। मुझे सबकी नज़रों से बचाने के लिए वह जी जान से लग गए। इसीलिए वह मुझे मेरे बेटे सहित अपने घर ले गए, जहां उनकी माँ ने मुझे बहुत सहारा दिया। सप्ताह भर मैं उनके घर में रही। इसी बीच डॉक्टर साहब ने आपके द्वारा दिए गए उन 20,000 रुपयों की मदद से यहाँ राजपुरा में हमें एक कमरा किराए पर लेकर दिया। साथ ही मेरे लिए सिलाई का सारा इंतजाम भी कर दिया। पर मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे सिले हुए कपड़े बिकेंगे कैसे। इस बारे में जब मैंने डॉक्टर अमर से बात की
तो उन्होंने मुझे एक गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष से मिलवाया जो निर्धन और निराश्रित स्त्रियों की सहायता करते थे। उन्होंने मुझे भी सहायता देने का आश्वासन दिया और मेरे द्वारा सिले हुए वस्त्र यहाँ के वस्त्र विक्रेताओं को दिखाए, जिन्होंने मुझे फैशन के अनुसार कपड़े सिलने के कुछ सुझाव दिए। मैंने उनके सुझावों के मुताबिक कपड़े सिलने शुरू कर दिए, जो धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए। नतीजतन मेरा काम दिनों दिन बढ़ता चला गया। आज मेरे पास सिर ढकने को अपनी छत है और 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी नसीब से हो जाती है। इतना कहकर शांति हमें अपना घर दिखाने लगी। छोटा सा सादा सा घर, किंतु मेहनत की खुशबू से महकता हुआ। सिलाई वाला कमरा तो बुटीक ही लग रहा था, जहां उसके द्वारा सिले हुए सुंदर डिजाइन के कपड़े टंगे थे। हम दोनों पति पत्नी शांति की हिम्मत, लगन और प्रगति देखकर बहुत खुश हुए और उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त भी। शांति से बातें करते बहुत समय बीत चला था और अब दोपहर ढलने को थी, इसीलिए हम वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। चलने से पहले राजीव ने एक लिफाफा शांति को थमाते हुए कहा, बेटी, ये वही रुपए हैं जो तुमने हमें लौटाए थे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए तुमने ये रुपए जोड़े होंगे। भले ही आज तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, फिर भी राम का जीवन संवारने का एक लंबा सफ़र तुम्हारे सामने है। उसे पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना है तुम्हें, और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। ये थोड़ा सा धन तुम अपने पास ही रखो, भविष्य में राम के काम आएगा। हाँ, एक बात और, इन पैसों को लेकर कभी भी अपने मन पर बोझ मत रखना। राजीव की बात सुनकर आरती कुछ देर चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, अंकल जी, आपने मेरे लिए जो कुछ किया वह आज के समय में दुर्लभ है। आज मुझे आभास हुआ है कि इस संसार में यदि मेरे पति जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो डॉक्टर अमर और आप जैसे महान लोग भी हैं, जो मसीहा बनकर आते हैं और हम निर्बल और असहाय लोगों का संबल बनकर उन्हें जीने की सही राह दिखाते हैं। इतना कहकर सजल नेत्रों से हमारा आभार प्रकट करते हुए वह राजीव के चरणों में झुक गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के समय में लगभग ये हर गरीब औरत की कहानी है, जिसे हमें बदलना होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।